जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में हो रही क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उन्हें क्या कहेंगे? कारक। उन्हें क्या कहेंगे? कारक। वैसे तो हमें जब इस प्रश्न को याद कर रहे हैं ना हम कारक को, तो देखो इसके अंदर कितनी बातें हमें शब्द के बारे में पता होना चाहिए, संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, सर्वनाम के बारे में, संबंध क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ये सारी चीजें, क्रिया क्या होती है। ये एक ऐसा कारक क्या जो आंसर है वो ऐसा आंसर है जो तकरीबन व्याकरण को एक बार हमें जो है ना ज्ञात करवा देता है। मतलब क्या क्या इसके अंदर हमें शब्द के बारे में पता होना चाहिए। तो अब क्या है कि कारक की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा, वो ये है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में हो रही क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उनको हम कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर जो ने शब्द है, जो को शब्द है, जो से शब्द है, ये क्या करते हैं? ये संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से मतलब तीर से और क्रिया से इस प्रकार से संबंध करते हैं। यदि हम इनको हटा दें तो क्या हो जाएगा? राम रावण तीर मारा, तो वाक्य जो है अनिश्चित वाक्य हो जाएगा, जिसके अंदर अनिश्चितता प्रकट होगी और वाक्य वही शुद्ध होता है जिसके अंदर कोई जिज्ञासा न रहे। लेकिन इसके अंदर जिज्ञासा रहेगी, इसलिए ये क्या है? इनको हम विभक्ति कारक चिन्ह या परसरग भी बोलते हैं। कारक चिन्ह, परसरग और विभक्ति एक ही बात है। तो अब क्या है? कारक की जो तालिका है, अगर हम उस तालिका की तरफ ध्यान देंगे तो कारक कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 कारण, उसके बाद संप्रदान, उसके बाद अपादान, उसके बाद संबंध, उसके बाद अधिकरण, उसके बाद संबोधन। तो कारक कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। और इन प्रत्येक 8 प्रकार के कारकों के अपने परसर्ग, अपनी विभक्ति और अपने कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्ह क्या हैं? कर्ता में कर्म का, को, कर्ण का से, लेकिन इससे किसको दर्शाता है? साधन को दर्शाएगा। उसके बाद संप्रदान को के लिए, उसके बाद अपादान से अलग होना पाया जाएगा, इसके अंदर जुदाई पाएगी। और संबंध का, के, की, उसके बाद अधिकरण में और पर, और उसके बाद संबोधन हे, अरे। इस प्रकार से ये परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह हैं। इनके आधार पर भी हम कारक की पहचान कर सकते हैं। बशर्ते सबके लिए परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। कर्ता जो कारक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर। किस पर पड़े भाई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े तो कर्ता कारक है, कर्म पर पड़े तो कर्म कारक है, और साथ में जो ने परसर्ग है ना, इसका प्रयोग मिलेगा। दूसरा जो हमारा भेद है कर्म, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर
न पढ़कर उसके द्वारा किए गए कर्म पर पड़े वहां कर्म कारक होता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। क्या है? नंबर 1, राम लिखता है। नंबर 2, राम पत्र लिखता है। नंबर 3, राम ने लिखा। उसके बाद नंबर 4, राम पत्र को लिखता है। अब देखिए, वैसे तो हमने दो जो नीचे वाले लिखे हैं ना, मैंने एग्जाम्पल तीसरा और चौथा, इसके अंदर परसरग आए हुए हैं, कारक विभक्ति आई हुई है। तो यहां से तो हम ध्यान लगा सकते हैं कि भाई पता लगा सकते हैं कि ने चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का, तो इसमें तो कर्ता हो गया और इसमें को आया तो इसमें कर्म हो गया। लेकिन इनमें जो कारक विभक्ति है वो लुप्त है, दिखाई नहीं दे रही। यहाँ परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि राम लिखता है तो कर्ता ने जो काम किया उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें भी कर्ता कारक है। और दूसरा, राम पत्र लिखता है, इसमें जो काम राम ने किया उसका प्रभाव राम पर न पड़कर पत्र लिखा जा रहा, पत्र पर यानी कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। तो मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि कर्ता और कर्म कारक बेटा बिना चिन्ह के भी हो सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हमने उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरा लिख देता हूं, एक सोहन अमरूद खाता है। अब इसके अंदर सोहन अमरूद खाता है, जो क्रिया करे उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? किसके ऊपर पड़ रहा है? अमरूद के ऊपर, क्योंकि अमरूद खत्म हो रहा है, अमरूद पर असर हो रहा है। तो इसमें जहां कर्ता ने काम किया उसका प्रभाव, उसका असर अगर कर्म पर पड़े तो कर्म कारक है, ये कर्म है अमरूद, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। अगर हम लिख दे अमरूद को खा रहा है, फिर भी अमरूद पर प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी कर्म कारक होगा, साथ में विभक्ति आई हुई है। अगर हम लिख दे सोहन खाता है, सोहन खाता है, अब सोहन ने क्या खाया पता नहीं, कर्म इसमें आया नहीं, इसलिए इसमें कर्ता कारक है। अगर हम लिख दे सोहन ने लिखा, सोहन ने लिखा, नई परसरग आ गया और जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें भी कर्ता कारक हो गया। तो दोनों जो ये कारक है कर्ता और कर्म, समझ आएगी। उसके बाद कर्ण कारक। कर्ण कारक में क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन, साधन माने औजार का बोध हो, विकल्प का बोध हो, के संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है, राम साइकिल से जाता है, तो से चिन्ह आ गया और साधन उसका साइकिल हो गया। उदाहरण के तौर पर वह हाथ से लिखता है, वह सर्वनाम हो गया, वह हाथ से लिखता है, से चिन्ह आ गया, साधन का बोध है हाथ। वह दांतों से खाता है, दांत क्या हो गए? साधन हो गए, से जो है कर्ण कारक कई विभक्ति या परसरग चिन्ह आ गया। इसलिए अगर हमसे कोई पूछा कि पंखा बिजली से चलता है, इसमें कारक का कौन सा भेद है? तो पंखा बिजली से चलता है, से इसके अंदर विभक्ति कर्ण कारक की है और बिजली इसके अंदर हमें एक माध्यम, एक साधन मिल रहा है, इसलिए पंखा बिजली से चलता है, तो इसके अंदर कर्ण कारक प्रयुक्त है। तो कर्ण कारक इसके अंदर हम बताएंगे। उसके बाद संवर्धन परिभाषा यही इस प्रकार से कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्या हो कि कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करके किसी और के लिए करे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता स्वयं के लिए काम न करके किसी अन्य के लिए काम करे। उदाहरण के तौर पर है, सबसे पहले तो आप ध्यान करेंगे कि इसके जो उदाहरण आएंगे उसमें परसरग को या के लिए आएगा। अगर हम लिख दें देशभक्त, देश भगत देश के लिए
शहीद हो गया। तो जो दो देशभक्त था वो अपने लिए शहीद नहीं हुआ, वो देश के लिए हुआ। के लिए प्रश्न आ गया इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर संप्रदान कारक का बोध हो गया। दूसरा, को प्यासे को पानी पिलाओ। अब प्यासे को पानी पिलाओ को प्रश्न का बोध हो गया इसके अंदर। और साथ के अंदर परिभाषा क्या है, जो करता हो खुद के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि किसी अन्य के लिए कर रहा है, और को प्रश्न है, इसलिए इसके अंदर ऑटोमेटिक कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। अब पिता बच्चों के लिए कमाता है, इसमें कौन सा कारक का भेद है भाई? पिता बच्चों के लिए कमाता है, पिता अपने लिए नहीं बच्चों के लिए काम करा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से करता स्वयं के लिए काम न करके अन्य के लिए करे, तो वहां कौन सा कारक होता है, संप्रदान। तो संप्रदान का भी आपको पता लग गया। अपादान, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, और साथ में प्रश्न क्या आएगा, से आएगा। जैसे पेन से स्याही टपकती है, टपकती है, पेन से स्याही टपकती है। छत से पानी टपकता है, नल से पानी टपकता है, ठीक है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो किस बात को दर्शाते हैं, अलग होना दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अलग होना। जहां अलग होना दर्शाया जाए और से विभक्ति का प्रयोग हो, वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। उसके बाद अगला नंबर 6, संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो और परसरक के तौर पर का के की का बोध हो। जैसे क्या लिखेंगे, यह मोहन का घर है, यह मोहन का थैला है, थैला यानी यह पुस्तक है। का गीता सोहन की बहन है, की संबंध आ गया गीता और सोहन का, है समझ। उसके बाद अधिकरण, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के आधार का बोध हो। आधार यानी क्रिया कहाँ हो रही है, में और पर दो परसरक और विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे कि बच्चे कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं, या बच्चे कमरे में हैं, में आधार हो गया। जैसे कि बंदर डाल पर बैठा है, अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, पर एक क्या हो गया, विभक्ति परसरक आ गया, और आधार क्या हो गया, कुर्सी हो गया, या फिर जो है डाल हो गया यहाँ पर, सुना। उसके बाद अगला संबोधन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने आदि का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे हटो, अरे हटो। तो इस प्रकार से आज का क्या चैप्टर था हमारा, कारक। तो ये लर्निंग एंड राइटिंग।